जी सर, ये आपके उसमें आ रहा से रिक्वेस्ट कर दिया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल एडमिट ओके, कर दिया मैंने। ओके। Hello, good afternoon, everyone. Myself, Dr. Sharad Unyal, and I've done my BHMS from Swasth Kalyan Homeopathic College, Jaipur, and I have done my SCPH and SCPH Plus last year, and currently I'm pursuing my HHF course, and I'm a core member of HHF Rajasthan too. For a while we should wait. हम थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर और लोग भी ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद 10 मिनट बाद हम 4:10 पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे हम। आई विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग द केस। Good afternoon, sir. We warmly welcome you to this session. It is an honor to have you with us today for the Smart Case discussion on alopecia areata. We look forward to learning from your valuable insights and experience. With this, we may start soon the session. ओके, थैंक यू डॉक्टर मेहर। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? बीच में कभी भी वॉइस में कुछ भी गड़बड़ आता है तो आप इंटरप्ट कर दीजिएगा। Yes, sir. All of the people here are not much interested in cricket, I suppose. कोई मैच देख रहा है क्या सेकंड स्क्रीन पर? नो सर, हम तो नहीं देख रहे। हो सकता है दूसरे कनेक्ट कर रखा हो। ओके, एक तो इसमें यार ये प्रॉब्लम है, मैं शायद वो नहीं देख पाऊंगा अगर कोई चैट में टाइप करता है तो। हाँ? तो एक बार सब लोग प्लीज यस टाइप करेंगे चैट पे। ओके, अच्छा मेहर, आपको विजिबल है ये यस जो टाइप हो रहा है? यस सर, अभी विजिबल हो रहा है। यस सर, विजिबल है। हेलो मेहर। यस सर, यस सर। तो अगर हाँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ चैट, है ना? तो अगर कुछ भी ऐसा रहता है जो कि या तो कोई रेमेडी आंसर में देना चाह रहा हो या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपको लगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बीच में आप बता दीजिए, ठीक है? सर, लॉबी में वेटिंग लिस्ट में कुछ ज्वाइनिंग बता रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना? अगर और हो पार्टिसिपेंट्स तो बता दीजिएगा मेरे आप, है ना? यस सर। ओके। अच्छा, आज आपने देख ही लिया होगा जैसे कि फ्लायर पे लिखा हुआ था एलोपेशिया एरियाटा का केस है, तो ब्रीफली बता देता हूँ मैं एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है। एलोपेशिया एरियाटा में फ़ोटो में देख लीजिए आप, सर्कुलर पैचेज़ में हेयर फॉल रहता है। एलोपेशिया का मतलब क्या होता है? सीवियर हेयर फॉल, एरियाटा मतलब वो सर्कुलर पैचेज़ में गिर रहे हैं। एलोपेशिया एरियाटा जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे इसके और भी फॉर्म होते हैं, एलोपेशिया कैपिटालिस, एलोपेशिया टोटालिस,
यूनिवर्सैलिस भी कहते हैं जिसको, मतलब यूनिवर्सैलिस मतलब पूरी बॉडी पे से हेयर फॉल, कैपिटालिस मतलब पूरे ही सर पे से बाल चले जाते हैं, और एलोपेशिया एरियाटा जो कि थोड़ा सा ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है, इसमें सर्कुलर पैचेस में हेयर फॉल रहता है। अच्छा, क्या-क्या कंटेंट्स होंगे आज? तो एक केस प्रेज़ेंट करूँगा मैं फर्स्टली, उसके बाद जो भी रेमेडी सजेशंस जो आप लोगों को लगेंगे केस सुनने के बाद, उनको लिया जाएगा, और अपनी तरफ से पूरा आप जो भी बताना चाहते हैं, मेडिसिन, रूब्रिक, कोई और लाइन ऑफ द फ़ील या फिर थीम ऑफ द पेशेंट, कुछ भी, वो आप फ्रीली बताइए। उसके बाद होगा रूब्रिक सिलेक्शन जो कि मैंने लिया है, और उस पे डिस्कशन, और आप लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करी होगी उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर क्यू एंड ए, आपको जो भी इस केस से रिगार्डिंग या फिर रूब्रिक से रिगार्डिंग या फिर मेडिसिन से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन करना हो, डीडी करना हो, वो देखेंगे, और लास्टली अगर समय बचा तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसकी थीम पर ध्यान देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये केस है एलोपेशिया अ, एरियाटा का, और ये इनिशियल फ़ोटो है जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आया था, थोड़ी-सी ब्लर है, लेकिन फ़ोटो में ये देखने को मिलेगा आपको कि जो मिडल पोर्शन है, वहाँ पर रूट्स नहीं है। तो एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं हमारे, वो जो हेयर फॉलिकल्स है, जो रूट वाला एरिया है, वहाँ पे जाके इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से वो क्लोज़ हो जाता है हेयर फॉलिकल। तो आपको चमड़ी कैसे दिखेगी? बिल्कुल स्मूथ, जैसे स्किन पे बम्प्स होते हैं हेयर फॉलिकल की वजह से, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, स्मूथ स्किन दिखेगी। तो ये स्मूथ थी स्किन मिडल पोर्शन में से, रूट्स ही नहीं थी यहाँ पे, बहुत कम रूट्स थी। ठीक है? लेट्स डाइव इनटू इट। उससे पहले थैंक करें हम अपने मास्टर को, मास्टर हैनीमैन। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे, जैसे डॉक्टर भाटिया सर और डॉक्टर मयूरेश सर। हमने एससीपीएच कोर्स किया, तो ऑब्वियसली हम जो प्रफुल्ल विजयकर से सर से तो नहीं पढ़ पाए डायरेक्टली, लेकिन उनके जो अदर, जैसे अम्बरीश सर हुए या फिर जो भी अदर फैकल्टी मेंबर थी, उनसे बहुत ज्ञान अर्जन किया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू केस, हाँ, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा। अ, हेलो मेहर, यस सर। वॉइस अब ज़्यादा क्लियर आ रही है पहले के कंपैरिज़न? यस सर, क्लियर है वॉइस अभी। चलिए ठीक है। हाँ, तो केस के इंट्रोडक्शन में क्या है कि फर्स्ट विज़िट नहीं है ये। ये पेशेंट अपने बच्चे को क्रॉनिक कफ के लिए, मतलब उनको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, रिकरेंट कॉफ रहता है। एक टाइम पर तो वूपिंग कॉफ जैसी भी उनको साउंड आ रही थी, उसके लिए लेकर आई थी, और मेडिकेशन के बाद उनको अब रिकरेंट नहीं रहता है, कभी थोड़े बहुत बाउट्स होते हैं कॉफ के। ठीक है, जो इससे पहले, केस लेने से पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो वो अपने जब बच्चे को लेके आती थी, तो हम देख सकते थे कि वेल ड्रेस्ड हैं, प्रेज़ेंटेबल रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर उनका, लेकिन वेल ड्रेस्ड होके आती थी। इनिशियली ऑन गार्ड का मतलब है इनिशियली बहुत ओपन अप नहीं थी। डॉक्टर साहब कह के सैल्यूटेशन देती थी, संबोधित करती थी। अब भैया ही बोलने लगी हैं जब ये केस स्टार्ट हुआ है, और कभी भी कॉल कर देती हैं अगर जो उनका बच्चा है उसको अगर कॉफ के बाउट्स हुए, स्पाज़्मोडिक कफ हुआ, 2-3 कुछ सीवियर बाउट्स हुए उनको, तो कॉल आ जाता है, और फिर उनको या तो कंसोल करना पड़ता है, या फिर अगर लगता है कि ज़रूरत है तो डोज़ देनी पड़ती है, या फिर पीएल के जो भी बार-बार रिपिटेशन के लिए कह दिया जाता है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती डोज़ेज की। अभी एट प्रेज़ेंट कॉफ़ की बिल्कुल भी समस्या नहीं है बच्चे को भी। ठीक है, अब केस की तरफ चलते हैं, केस टेकिंग। तो मैं इस केस में कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन्स भी बता पाऊँ, जो पूछे गए हैं, और आंसर या फिर जो वर्बेटम है वो तो रहेगा ही पेशेंट का। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली आप पूछेंगे जो भी कंप्लेन है पेशेंट की उसके लिए। तो आप कह सकते हैं बताइए क्या तकलीफ़ है आपको? या फिर आप डायरेक्टली बताइए भी कह सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। पेशेंट का आंसर था कि मेरे बालों में ये देखो क्या हो रहा है। तो जैसे आपने फ़ोटो देखा होगा, तो डायरेक्टली उन्होंने अपना स्कैल्प नीचे करके और उस जगह को पॉइंट आउट किया कि देखो क्या हो रहा है बालों में। कितने अच्छे बाल थे देखो भैया मेरे पहले, और अब देखो नज़र लग गई है किसी की।
सब कहते हैं कितने सुंदर बाल थे मेरे, कितने बढ़िया बाल थे और देखो क्या हो गया है। फिर उसके बाद थोड़ा पॉज़ था तो बोला और? तो केस टेकिंग में मैं जो पैटर्न फ़ॉलो करता हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ। इनिशियली मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पोक ना किया जाए। जो नेचुरल पेशेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, वही हम ऑब्ज़र्व करते चलें, उसी को हम नोट करते चलें। जितना कम हो सके उसको डेविएट करें। क्योंकि क्या होता है, हम कोई अगर थीम ऑफ थॉट या लाइन ऑफ थॉट पकड़ा देंगे, तो हो सकता है जो ओरिजिनली सोच के आया है पेशेंट, वो हमको कन्वे ना करे, कुछ और बताने लग जाए। इसलिए इनिशियली कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि और बताइए, अच्छा, इसके अलावा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो भी पेशेंट के माइंड में हो, वो फ्रीली अपने ही वर्ड्स में, अपने ही थॉट्स में प्रेज़ेंट कर पाया। ठीक है? उसके बाद पूछा और उसके बाद उन्होंने बताया जलन सी रहती है इस जगह पर, बहुत हल्की और हल्की-हल्की सी खुजली, इचिंग रहती है। इसके अलावा कुछ और? तो उन्होंने कहा बस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि पैथोलॉजी से रिलेटेड कि कब से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप इसको? तो ऐसा था कि ये बात होगी शायद जुलाई अराउंड, तो इनकी जो सिस्टर्स थी वो अपने बच्चों के साथ इनके घर पर आ रखी थी। तो जब ऑयलिंग कर रही थी इनकी, तो इनकी एक सिस्टर ने देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे आज बताया कि देख ये क्या हो रहा है तेरे बालों में? और फिर भैया मैं तो टेंशन में आ गई और देखो मैं तो अभी आ गई, आज ही बताया, आज ही आ गई। ठीक है, तो देख रहे हैं इनको आज ही पता चला क्लियर ऑब्जर्वेशन। इन्होंने ये बताया 2-3 महीने से था तो सही हेयर फॉल, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हो रहा है मेरे बालों में। आज ही पता चला और मैं आज ही आ गई। ये गलत टाइप हो गया ये कुछ और भी, इसको रहने देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और समस्या? तो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है इनको, इनकी पूरी फैमिली में यानी कि इनकी मदर को और जो 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, उन दोनों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है। मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है विदाउट एनी अ, डाइटरी इम्बैलेंस कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा हो, ऐसा नहीं है। और वेट हाँ, पुट ऑन कर लेते हैं क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत नहीं है, तो टेंडेंसी है इनकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये इनको ऐसा कहा कि भई देखो, इन तुम्हारी बड़ी दीदी का भी बढ़ा, तुम्हारी दीदी का भी बढ़ा, तो तुम भी टेस्ट करवा लो। इन्होंने टेस्ट करवाया और इनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया 1 डेढ़ साल पहले। तब से ये अपने जो भी हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज़ रूटीन और ईटिंग हैबिट्स में चेंज कर चुकी हैं। पर प्रॉब्लम क्या थी इनको इसमें कि जैसे ही ये इनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पता चला, विदिन 6 टू 7 मंथ इनको ज़ैंथोलैज़मा हो गया। ज़ैंथोलैज़मा में क्या होता है कि जो हमारा अपर आईलिड है वहाँ पर या लोअर आईलिड पे भी, यूजुअली अपर आईलिड पे येलोइश कलर का फैट डिपॉज़िट हो जाता है। तो इनको उसकी चिंता है, कोलेस्ट्रॉल तो चलो कर लेंगे हम कैसे भी हैंडल, पर जो वो ज़ैंथोलैज़मा है, वो बहुत बेकार लगता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भैया, पिक बिखार देता है बिल्कुल, अच्छी नहीं आती फूड। ये ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इनका। फैमिली हिस्ट्री में हम देख ही चुके हैं कि मदर को क्या-क्या प्रॉब्लम है, यस, सॉरी, मदर को प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 ऑब्वियसली, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओपन हार्ट हो चुकी है और बायपास भी हो चुकी है। तो मतलब हार्ट ट्रबल्स में उनको क्या-क्या हो चुका है, क्लॉग अप हो चुकी है ब्लड वेसल्स, तो एंजियो वगैरह हुई होगी। फिर इतनी ज़्यादा क्लॉग अप हो गई उनकी कोरोनरी आर्टरीज़ कि ओपन हार्ट करना पड़ा। फिर एक कोई आर्टरी बंद हो गई, उसका बायपास भी बना। तो कार्डियक प्रॉब्लम रही है मदर को और अभी भी है, ब्रीथिंग ट्रबल रहती है और डायबिटीज़ भी है। फादर को वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से एक जो पॉइंट उठा वो ये था कि हार्ट डिज़ीज़ की हिस्ट्री है मदर को, और इनकी मदर को ऐसा बोला था कि आप जो है कोई फला-फला टेस्ट करवाइए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड। तो ये डिले करती जा रही है। डिले क्यों करती जा रही है? भैया हम करवा लें और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इस वज़ह से ये करवा ही नहीं रहे, और ये सेम इनका पैटर्न हम देखेंगे बिहेवियर का, जब इनकी खुद की बारी आएगी तब भी आगे। पास्ट हिस्ट्री में इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस रहा हुआ है और बहुत कभी-कभी ट्रिगर कर जाता है, उसमें लेटने पर चक्कर आते हैं इनको। एक्ने की प्रॉब्लम रही है इनको पहले।
ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात देखें, अब हम रूटीन की तरफ देखेंगे इनके। तो जैसे ही मैंने इनकी डाइट या एपेटाइट के बारे में पूछा तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि भैया चाय छोड़ दी है मैंने बिल्कुल, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत ही कम, मतलब जंक फूड तो मैं खाती हूँ, बस पानी बतासे नहीं छूटते, पानी बतासे पानी पूरी खा लेती हूँ, उसके अलावा बाहर का कुछ भी नहीं खाती मैं। 62 से 68 कर लिया मैंने 3 मंथ्स, 3 महीने की जिमिंग और योगा में 62 से 68 हो गया है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी में और योग भी करती हूँ मैं, मतलब पूरी बॉडी का ध्यान रखती हूँ, डाइट बिल्कुल सही रखती हूँ और दिन में 2 ही बार खाना खाती हूँ और वो भी बिल्कुल कंट्रोल से, ठीक है? फास्टिंग फास्टिंग से मेरा मतलब ये भी रहता है पेशेंट से पूछने का कि अगर मान लेते हैं जो आपके खाने का समय है, जैसे मान लेते हैं कि यूजुअली लंच करते हैं 12 बजे और आप 2 बजे तक कुछ भी नहीं खा पाए, 3 बजे तक नहीं खा पाए, तो क्या आपकी बॉडी कोई रिएक्शन देती है? प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, ऐसा कुछ भी? तो इनको वो कुछ भी नहीं था और ये फास्ट भी नहीं करते ड्यू टू सम रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ हर। थर्स्ट की बात करें तो 6 से 7 ग्लास पानी ही रहता है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीती हैं। टंग वाइटिश दिखी थी इनकी। डाइजेशन या स्टूल्स में ऐसा कुछ खास नहीं था, स्लीप नॉर्मल थी, थर्मल टुवर्ड्स हॉट था। टुवर्ड्स हॉट का मतलब ये था कि जब उनसे पूछा गया कि आपको सर्दियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं कि गर्मियाँ? तो आंसर आया कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने पड़ते। गर्मियों में हाँ, चाहिए कूलर एसी मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन उसके बिना भी काम चल जाता है। और अगर मुझे ये थर्मल निकालना बहुत ज़रूरी होता, तो मैं शायद आगे जाके और भी क्वेश्चनिंग करता, वो हम किसी और समय पर देखेंगे। अगर थर्मल को कन्फर्म करना रहा तो क्या-क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है। इसके अलावा पर्स्पिरेशन स्कैंटी, स्वेटिंग बहुत कम रहती है। मतलब जैसे जिमिंग करती हैं, जिमिंग के समय भी खूब वर्कआउट करने पर अगल-बगल वाले लोग तो भीग जाते हैं पूरे, इनको बहुत कम स्वेटिंग होती है। मेंसेस मेंसेस में इन्होंने बताया कि इनके मेंसेस यूजुअली रेगुलर ही रहे हैं, 30 डेज़ के पीरियड पे ही आते हैं और बस एक चीज़ जो अलग सी थी वो ये थी कि हेवीनेस रहती है ब्रेस्ट में, पेन भी होता है ब्रेस्ट में और 1-2 साल पहले या शायद 3 साल पहले ये कंडीशन थी कि इतना पेन होता था कि फीवर आ गया। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो सिस्ट लग रही है, आप एफएनएसी करा लो। बोला कि भैया मन में तो आता है एक बार, मतलब इन्होंने एफएनएसी नहीं करवाई कि मन में आता है एक बार कि चेक करा लें, कहीं कैंसर तो नहीं, फिर डर लगता है लेकिन कि एफएनएसी कराई तो बढ़ जाएगा, चेक कराई और कैंसर आया तो फिर तो और हालत खराब हो जाएगी। सेम जो इनकी मदर के साथ किया था इन्होंने बिहेवियर, सेम यहाँ पे अपने साथ भी दोहराया है। तो इनको इन्वेस्टिगेशन से डर है, आप देख सकते हैं कि कहीं कुछ निकल ना जाए। सेंसिटिविटीज़ ज़रूरी नहीं रहती है हर केस में पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे मैं थोड़ा फ़ैमिलियर था, तो मुझे लगा कि जैसा इनका नेचर समझ में आया, ये सेंसिटिव होंगी फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो सेंसिटिविटीज़ में ट्रैवलिंग के लिए पूछा, तो ट्रेन से ही ट्रैवल करती हैं, बस और कार से ट्रैवल नहीं करती हैं, सूट नहीं करता है इनको, लंबा ट्रैवल तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब 1-2 घंटे कर ही नहीं सकती हैं ये, फ़ोर व्हीलर में रोड से ट्रैवल, चक्कर आ जाएँगे या वॉमिटिंग हो जाएगी। सन एक्सपोज़र माने धूप में बैठने से कोई तकलीफ नहीं है, ऊँचाई से कोई तकलीफ नहीं है और टाइट कपड़े पहनने से इनको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा डॉक्टर मेहर। यस सर। यस सर। हाँ, प्रॉपर आ रही है साउंड बिल्कुल सर, क्लियर है। और अभी तक फ़ॉलो कर पाते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। अच्छा, और जो अदर मेंबर्स जिन्होंने कनेक्ट किया हुआ है वो लिख सकते हैं चैट पे एक बार। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं अब, है ना? तो वैसे मेंटल जनरल्स आप शुरुआत से ही केस के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब से पेशेंट आया होता है, जब से कुछ कह रहा होता है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि आप अपने नेचर के बारे में बताइए, तो इन्होंने बोला भैया आप पूछिए, आप जो पूछेंगे उसका जवाब दे देंगे हम। तो मैंने इनसे पूछा क्या आप नए लोगों से आसानी से बात कर लेते हैं? शुरू कर लेते हैं आप कन्वर्सेशन? तो इनका जवाब था कि हाँ।
मैं बहुत आसानी से कन्वर्सेशन इनिशिएट कर लेती हूँ। उल्टा मुझे तो चुप रहने में ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। चुप कैसे रहा जाए? मैं तो बात करनी है मुझे तो। बात करने के लिए होना चाहिए कोई, किसी न किसी से तो बात कर ही लेती हूँ। अब मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि इनिशियल डेज़ जब ये अपने बच्चे को लेकर आ रही थी, तब ये ऑन गार्ड थी और बाद में ओपन अप हुई। तो इसलिए मेरा अगला क्वेश्चन ये बना कि आपकी विसिनिटी में यानी आपके आस-पास में जो भी लोग रहते हैं, आप उनसे बात करना शुरू कर देते हैं मतलब? तो बोला नहीं, हर किसी से थोड़ी ना, जो ठीक-ठाक लगते हैं ना, उन्हीं से। तो ठीक-ठाक क्या होता है भाई? तो पूछा मैंने कि भाई ठीक-ठाक कैसे होते हैं? ठीक-ठाक का मतलब? तो ठीक-ठाक का मतलब जो अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं वगैरह-वगैरह। इसका बहुत लंबा आंसर दिया था उन्होंने। अगर मैं संक्षेप में बताऊँ आपको मतलब ब्रीफ में तो इसका मतलब ये था कि जो लोग अच्छा मूड रहता रहता है जिनका, स्माइल करते हैं, बातों का रिप्लाई करते हैं, रूड नहीं बोलते हैं एक। दूसरा जिनका स्टैंडर्ड ऑफ क्लोथिंग, जिनका कपड़े पहनने का तरीका और जैसे बात करते तो हमको पता चल जाता है कि उनकी नॉलेज कितनी रिच है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों से ही करती हैं ये। और इसका पता जैसे इस केस में तो नहीं चला, फ़ॉलो-अप्स में ऐसे पता चला कि जब ये न्यूज़ीलैंड जाने वाली थी, यहाँ से बाहर जाने वाली थी, तो जब पार्टी-वार्टी करी इन्होंने, तो उसके लिए भी दिखाया, तो उन्होंने जो भी दिखाया वो हाई एंड पे ही थे सारे, इकोनॉमिक टर्म्स में हायर एंड पे ही फ्रेंड्स हैं इनके, ठीक है? ठीक है, ये यहाँ फिनिश हो गया। अच्छा, अब जो हमको जानना है कि भाई हुआ ही कैसे एलोपेशिया, तो हमको जानना पड़ेगा स्ट्रेस। तो उसके बारे में पूछा कि चिंता, टेंशन किन बातों की रहती है? तो सोचती बहुत हूँ मैं, इनका जवाब था सोचती बहुत हूँ मैं अपनी बीमारी के बारे में, लड्डू यानी उनके बच्चे की बीमारी के बारे में, हस्बैंड की डिज़ीज़ के बारे में, दिमाग में बहुत चलता है और चलता ही रहता है। वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। उदास हो जाती हूँ मैं बिल्कुल, डूब ही जाती हूँ उनमें। तो मैंने बोला ठीक है, अलग-अलग बताइए, अपनी डिज़ीज़ के लिए क्या चलता है? जो आपके लड्डू, किड है, उनके लिए क्या चलता है और हस्बैंड के लिए क्या चलता है? सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इनके बच्चे की एज होगी 3-4 साल और उनको इतना रिकरेंट कॉफ रहता है। तो ये कहती हैं कि जब इतनी सी एज में ही इसका ये हाल है कि इसको इतनी बार खाँसी आती रहती है, तो आगे कैसे चलेगा इसका काम? बताइए भैया। अभी से इतनी खाँसी आ रही है, इसको बड़े होके क्या होगा इसका? चलिए और कुछ नहीं, तो हस्बैंड के बारे में पूछा मैंने, तो हस्बैंड के लिए इन्होंने ऐसा कहा कि उनके राइट ह्यूमरस बोन पे मतलब हेड ऑफ द ह्यूमरस पे एक सिस्ट है ना? और वो सिस्ट का इनको पता चला क्योंकि उनको दर्द रहता था, वो न्यूज़ीलैंड में वर्किंग है, ठीक है? और उनके राइट ह्यूमरस पे सिस्ट था, पेन रहता था, उसकी एमआरआई हुई, उसमें डिटेक्ट हुआ ये। तो इनके दिमाग में रहता है कि इतना दूर रहते हैं, वहाँ पे अगर कल को इनको कुछ हो गया, तो कौन ध्यान देगा इनका? और इनको इनके राइट ह्यूमरस के हेड पे सिस्ट है, इस एंडोकॉन्ड्रोमा है, कहीं ये सार्कोमा में मतलब इन्होंने सार्कोमा नहीं बोला, एंडोकॉन्ड्रोमा है, कहीं ये किसी बड़ी डिज़ीज़ में ना बदल जाए और अगर इनको कुछ हो गया, तो इनका कैसे चलेगा? और हमारा क्या होगा फिर? उसके बाद अगर इनको कुछ हो जाता है तो? ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, बहुत लंबी बात का सारांश यही था कि जो इनकी डिज़ीज़ है हस्बैंड की, वो बढ़ ना जाए और इनको कुछ ना हो जाए और अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो यही दिमाग में घूमता रहता है इनके, घूमते-घूमते मतलब ऐसा हो जाता है कि इनका पूरा का पूरा मूड ही डाउन हो जाता है। बिल्कुल अ, थॉट्स में सिर्फ़ यही रहता है और ये रोने से ही हो जाती हैं। ठीक है? Yes, sir. अच्छा फिर मैंने ये पूछा कि ठीक है हाँ तो जो इनके किड का हो गया, इनके हस्बैंड का हो गया वो तो ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द नियर अबाउट ऑफ योर फैमिली जो नियरेस्ट फैमिली है उनका? तो बोला उनको लेकर भी मुझे टेंशन रहती है, उनकी हेल्थ को भी लेकर टेंशन रहती है और इवन जो डिस्टेंट रिलेटिव भी है, अगर उनकी भी किसी बीमारी का मुझे पता चलता है, तो टेंशन हो जाती है दिमाग में, अरे! अब उनका क्या होगा? और फिर उस बीमारी के बारे में मैं ढूँढने लगती हूँ। जैसे आपने पीछे देखा होगा एंडोकॉन्ड्रोमा, एंडोकॉन्ड्रोमा कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये टर्म उन्होंने मुझे बताया। क्यों? क्योंकि गूगल करते हैं, तो जैसे किसी और को कुछ हुआ तो वो भी गूगल करते हैं, तो टेंशन होने लगती है कि कहीं मुझे भी ये तो नहीं, ये वाला सिम्पटम तो थोड़ा-थोड़ा मुझ में भी है, ये वाला तो मुझ में भी है। ये आजकल एक कॉमन फिनोमेनन है और Mm. ये
इनमें भी है कि इनको टेंशन होने लगती है कहीं मुझे ये वाली प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसमें कवर ही कर दिया है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अब मैं जनरल नेचर पूछ रहा हूँ उनसे, तो गुस्सा किन बातों पे आता है आपको? तो इन्होंने बोला कि गुस्सा वैसे तो मुझे कम ही आता है, आसानी से गुस्सा मुझे आता नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता भी है ना, तो मैं उसको प्रेज़ेंट नहीं कर पाती, मैं ऐसे ज़ाहिर नहीं कर पाती उसको। मतलब ठीक है, ये बच्चा है तो इस पे कर दिया, ये लड्डू के पापा पे कर दिया, इन पे तो कर देती हूँ मैं। लेकिन और कोई हुआ, बाहर हुआ या फिर मुझसे बड़ा हुआ, उन पे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती मैं। ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब मुझे जनरल पिक्चर थोड़ा बिहेवियर का मिल ही गया है, तो मैं डायरेक्ट इश्यू पे जा रहा था। इश्यू के लिए इन्होंने क्या बताया, अच्छा, जो लोग इश्यू से वाकिफ़ नहीं है, मैं उनको बता दूँ कि देखिए क्या होता है कि जैसा कि हम पढ़ते ही हैं कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कि भैया जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ माइंड which disrupts brain and neurochemicals and disrupts the physiology of a person leading to a pathology। तो मतलब माइंड में थॉट्स के लेवल पे कुछ खराबी होती है जो कि ब्रेन में इम्बैलेंस करती है, फिर न्यूरोकेमिकल डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से हमारी फिजियोलॉजी मतलब जो भी पर्सन सफर कर रहा है उसकी फिजियोलॉजी खराब होती है एंड दैट लीड्स टू अ पैथोलॉजी। तो हमें जब से वो डिजीज शुरू हुई है उसके आसपास का कुछ भी स्ट्रेसफुल कंडीशन जाननी होती है। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्दर न्यूअर एडवांस्ड जो माइंड मेथड्स हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्स्टली स्टार्ट हुआ था प्रिडिक्टिव से, जो बाद में एचएचएफ में भी अडॉप्ट किया गया, या फिर अब अदर जो माइंड स्कूल्स हैं वो भी इस पे बहुत फोकस करती हैं, और शुरुआत से ही इस पे फोकस रहा ही है होम्योपैथी में कि क्या स्ट्रेस था उस टाइम पे, और अकॉर्डिंग टू डिजीज, क्योंकि एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिले हमको पेशेंट में जिसमें वो खुद को, ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ, आवर इम्यून सिस्टम दैट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल हार्म एंड इन्फ्लुएंसेस, मतलब इम्यून सिस्टम जो कि हमें बाहर की चीजों से बचाएगा, इज वर्किंग अगेंस्ट अस, इज किलिंग आवर सेल्स, इज किलिंग ourselves एंड लीडिंग अस टू अ पैथोलॉजी। तो क्या हुआ, जो सही चीज थी जो हमारे लिए फायदा कर रही थी, जो हमें बचा रही थी, वो हम ही को नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसा कब होता है यूजुअली, जब थॉट पैटर्न में ऐसा रहता है कि हम खुद ही को दोष दे रहे हैं किसी चीज का, हम अपने में ही कमी निकाल रहे हैं, अपने एफर्ट्स में कमी निकाल रहे हैं, खुद को ही कोस रहे हैं। ये जब चीजें होती है तब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है। ऐसा कोशिश तो यही रहती है कम से कम कि हमको ऐसा कुछ मिल जाए ताकि हम इस पॉइंट को पकड़कर मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर पाए। तो जब क्वेश्चनिंग यही था मेरा कि इस दौरान कुछ भी ऐसा था क्या आपके सिचुएशन में या आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि यार मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी रह गई, या फिर किसी पर्सन का कोई स्टेटमेंट, कोई रिमार्क जो कि आपके दिमाग में ये प्रोड्यूस कर रहा हो कि यार हाँ, हमसे कोई गलती हो गई है, हमारे एफर्ट में कोई कमी है। तो इन्होंने आंसर देखिए कैसे शुरू किया कि हाँ भैया देखिए, अंदर से तो मजबूत नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे दिमाग में बातें चलती रहती है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात मेरे दिमाग में घूमती ही रहती है। तो अब देखिए ये तो मुझसे रहते हैं दूर, तो इनकी शादी को हो गए होंगे लगभग 5 से 6 साल। तो 6 साल की मैरिज में फर्स्ट ईयर जो था, फर्स्ट ईयर ऑफ द मैरिज, हिज हस्बैंड वाज हियर, वो यहाँ पर थे, ही वाज वर्किंग एज अ शेफ। आफ्टरवर्ड्स ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जाने का उनका कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिला एंड ही इज देयर सिंस 5 years, एंड शी ऑल्सो गोज टू विजिट हिम, लेकिन फॉर ऑन अ टूरिस्ट वीजा, लंबे समय तक नहीं जा पाती क्योंकि वर्किंग वीजा तो है नहीं, है ना, एंड ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड, तो वो इनको रख भी नहीं सकते हैं ज्यादा दिनों तक। तो ये जाती हैं, उनसे मिलके आ जाती हैं। इस दौरान क्या हुआ, अब ये जो इनकी मदर इन लॉ है, शी इज अ विडो, तो उनके जो विडो हैं तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड मदर ने जो दोनों जो दोनों भाई हैं, ये हस्बैंड ऑफ आवर पेशेंट,
एंड हिज ब्रदर, उन दोनों को उन्होंने सिंगल हैंडेडली रेज अप किया है और इनको वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई जो उनके हस्बैंड के पास थी। तो यहाँ पे कौन रहता है अब? जो इनके बड़े भाई थे वो चले गए गुड़गांव, सेटल वहीं हो गए। हस्बैंड चले गए इनके न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे मदर इन लॉ एंड दिस आर पेशेंट लिव्स टुगेदर। ठीक है। अभी के लिए क्या हो रखा है, ये पेशेंट आ रखे हैं अपनी मदर के घर, क्योंकि आप हमने पहले भी देखा कि मदर की हेल्थ बहुत खराब थी, उनको केयर करने के लिए कोई नहीं है, बस फादर ही हैं। तो वो यहाँ पर रहती हैं अपने बच्चे के साथ। अब क्या हुआ, इनकी मदर इन लॉ जो कि एक वर्किंग लेडी थी, वर्किंग लेडी हैं, वो इनके घर पे आती हैं और इनको कहती हैं, उनके सामने एक हंस दिया बच्चा थोड़ा, तो उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने इनको क्या कहा, जो कि यही बता रही हैं कि वो उन्होंने इनको कह दिया कि यार तुम घर पे ही रहते हो, तुम्हें बच्चा ही पालना है और तुमसे ये काम भी ढंग से नहीं हो रहा है। हमें देखो, बाहर जाते हैं, दुनियादारी का काम करते हैं, दो दो बच्चे पाल लिए हमने, बाहर का काम भी संभालते हैं, और देखो सब बढ़िया, तुमसे घर पे रह के भी ये सब नहीं हो रहा है। तो फिर जब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, और ये बताते हुए उनकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, इन्हीं लोगों के लिए तो मैं घर पे रही, इन्हीं लोगों की मैंने केयर करी। और ये जो मेरी मदर इन लॉ है जिन्होंने मुझे ऐसा कहा है, ये पहले भी मेरी बुराई करती थी और मैं किसी से शेयर ही नहीं कर पाती थी, सपोर्ट के लिए थे ही नहीं वो मेरे पास। ना मेरा कोई सपोर्ट था, ना कोई साइड लेने वाला था, क्योंकि ये तो चले गए थे। इसी वजह से जो मैं ब्राइट स्टूडेंट थी एक अपने कॉलेज डेज में, मतलब ऑन अ ब्राइटर साइड, मतलब मैंने, इन्होंने बताया कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्राइवेट यूसीज तक पहुंच गई थी अच्छे खासे नंबर से। माइट भी ऐसा हो सकता था इफ आई वुड अटेम्प्टेड इट, मतलब इनने ऐसा कहा कि अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करती तो शायद मैं अगली बार हो जाती, लेकिन मैं तो इन लोगों की केयर में रह गई। इनकी बातें ताने सुन सुन के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही गिर गया, मैं इन्हीं चक्करों में रह गई और पढ़ ही नहीं पाई। तो भैया गिल्ट तो रहता है मेरे दिमाग में कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सारा समय इन्हीं पर डाल दिया, और अब देखो इस टाइम की कोई कदर ही नहीं है, जो भी इनके लिए मैंने किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैंने बोला अब क्या करते हैं आप, जब आपने इतनी पढ़ाई की तो दिमाग में यही आएगा ना, यार इन्होंने इतना कुछ किया और ऐसा ऐसा, तो अब क्या कर रहे हैं? तो बोला अभी मैं कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट 11th 12th, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इन्होंने बोला कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि टीचिंग का जॉब ऑप्ट करूँ, 11th 12th को पढ़ाऊँ, क्योंकि वहां पे मैं अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकती हूँ। उससे छोटे बच्चे पढ़ाऊंगी तो वो हेडेक हो जाएगा, उनको मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, वो क्या पढ़ेंगे मुझसे। 11th 12th को मैं अपना नॉलेज दे सकती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनको पढ़ाऊँ मैं डायरेक्टली। ओके, सो दैट वाज द केस। अच्छा, मैं अगले 5 से 10 मिनट, 10 मिनट नहीं नहीं 5 मिनट, 5 मिनट आपको देता हूँ। आप लोग अपनी तरफ से जो भी मेडिसिन आपको लग रही है, जो भी रूब्रिक लग रहा है, वो सजेस्ट कीजिए चैट बॉक्स में। हेलो मिहिर। यस सर। हाँ, जी सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही थी अभी तक, है ना? जी सर। जी सर। ठीक है, 5 मिनट वेट करते, कोई अनम्यूट करके कहना चाहता है तो वो भी ठीक है। हम्म, नो सजेशंस, कोई रूब्रिक जो आपको समझ में आया हो? जल्दी से कुछ भी टाइप कर दीजिए ना, गलत थोड़ी ना हो सकते हैं आप, कुछ तो लगा ही होगा आपको। फियर ऑफ डिजीज, वेरी गुड, वेरी गुड।
कार्सिनोसिन साइड कार्सिनोसिन मतलब कार्सिनो कॉन्शियस अबाउट it. Jagriti M, very good, very good. Fear of disease is correct. Conscious about health is correct. Carcinosing is a quite nice attempt here. Carcinosing. Hmm. Anxious about health of others. Yes, definitely. Mind dwells on past occurrences. इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा. ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है. इसको मैं अदर पॉइंट से जरूर रिलेट करूंगा. Dwells on past occurrences. इसके बहुत नियर अबाउट से निकलेगा एक रूब्रिक जिसका नाम है ब्रूडिंग. और भी तो लोग हैं. कितने लोग हैं? 20 लोग हैं यार. 20 जवाब तो आने ही चाहिए. ओनली जागृति एंड मिहिरा टाइपिंग. अगर हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली. बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है. इसको थोड़ा सा कोडिफाई करेंगे, मतलब इसको थोड़ा डिकोड करेंगे आप कि इसको कैसे आप इस भाषा में बोलेंगे कि जो हमारी मटेरिया में मिल सकती है कि अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा. तनसीन, सौम्य, दिग्विजय, दीपाली, कुछ भी लिखिए भाई. गलत ही लिखिए. देखिए 2 मिनट और फिर मैं केस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ूंगा. और इजी केस है, मतलब सही अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सब रिलेवेंट ही हैं. चलिए मैं प्रेजेंट करता हूँ केस, है ना. ठीक है मेहर. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ओके. बहुत ही बढ़िया. जो भी ऑब्जर्वेशंस थी बिल्कुल सही थी. एक तो जैसे कि हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ने हम बताया था डॉक्टर जागृति ने. कार्सिनोसिन कार्सिनोसिन क्यों सोचा आपने मेहर? आप तो अनम्यूट करके बता सकते हैं. आपने क्यों सोचा कार्सिनोसिन के बारे में? हेलो. Yes, sir. Sir, हाँ, कार्सिनोसिन क्यों सोचा? anxious health of others ये भी जा रहा है हम्म, and strong family history भी जा रही है हम्म, chronic disease की. फिर जैसे हम्म, इन्वेस्टिगेशंस से जो दूर जाना है, मतलब डिजायर वो डार्क को भी हम्म, उससे रिलेटेड थोड़ा सा. साथ में मोशन हम्म, सिकनेस को भी रिलेट कर हम्म, सकते हैं. कहीं हम्म, ना कहीं चीजें सप्रेस हम्म, भी हो चुकी है पास्ट में. हम्म, एंड हम्म. एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सी मुझे उधर का टोन लगा इसमें. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. बढ़िया, बढ़िया व्यू था आपका. तो बिल्कुल सही है कि फ़ियर ऑफ डार्क कहना चाह रहे थे. माइंड एंग्ज़ायटी डार्क ये भी है और फ़ियर डार्क ऑफ ये दोनों ही है. तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं आपके आंसर पे भी आऊँगा, है ना? बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट था आपका पर. और रूब्रिक्स में जो मैंने पिकअप किए थे इस केस में चेस्ट पेन मेंसेस मैमे सॉरी चेस्ट पेन मैमे मेंसेस बिफोर एग्रावेट और सोर. अरे मैंने एक बताना भूल गया था शायद. दुखन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन जो था वो दुखन था इनके. ये रूब्रिक वैसे यूजुअली कॉमन रूब्रिक है. उठाया मैंने इसीलिए क्योंकि इन्होंने सिवियरिटी बहुत ज्यादा बताई इसकी. बहुत ज्यादा पेन होता है. इवन पेन माइट लीड टू फीवर. तो इसलिए ये यहाँ क्वालिफाई किया है. हेड हेयर फॉलिंग स्पॉट्स इन, ये तो हमारी पैथोलॉजी है. जनरल राइडिंग स्ट्रीट कार होना एग्रावेट, ये अभी मेहर ने भी बताया, उन्होंने भी इसको पिकअप किया है. माइंड एक्सक्लूसिव टू, ये क्यों उठाया मैंने? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हम कुछ स्पेशल हैं. तो ये स्पेशल कहाँ से आया? जब हमने इनसे पूछा था कि भैया बात कर लेते हैं आप किसी से भी, तो किसी से भी बात नहीं कर लेते हैं.
बात तो कर लेते हैं, कम्युनिकेटिव तो है, लेकिन बात करते हैं बढ़िया लोगों से, ठीक है? और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आप अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो इनको डायरेक्ट 11th-12th को पढ़ाना है। भाई डायरेक्ट थोड़ा ना होता है, जब आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है टीचिंग में, तो आपको डायरेक्टली कोई 11th-12th का क्लास क्यों दे देगा? आप कहीं से तो शुरू करेंगे। नहीं, डायरेक्ट ही वही चाहिए तभी काम होगा। एक और इंसिडेंट था इनका जिनसे एक्सक्लूसिव निकलता है, वो इस केस में नहीं बताया था। तो इनके क्योंकि हमने बात की थी कि घर पे दोनों सिस्टर्स और उनके बच्चे आ रखे हैं, तो जब ये आई थी सेकंड थर्ड फ़ॉलो-अप में, तो इन्होंने बोला कि आप जल्दी से मेडिसिन दे दो। उस समय बज रहे होंगे 11:30 या 12, जल्दी से मेडिसिन दे दो, खाना बनाना है घर जाके। मैंने बोला खाना बनाना है? बोला हाँ, खाना बनाना है। मैंने बोला यार इतने सारे लोग हैं घर पे, सारे फीमेल्स हैं मेजॉरिटी में, वो अपने घर में भी शायद बनाते ही होंगे, तो वो क्यों नहीं बना रहे? बोला नहीं, मेरे ही हाथ का खाते हैं सब, मेरे हाथ का ही पसंद आता है सबको। तो मैंने बोला फिर आप उनसे हेल्प के लिए कह देना, जल्दी बन जाएगा। बोला नहीं, हेल्प नहीं, हेल्प इसलिए नहीं माँगती मैं क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे। ये माइंड इंडिपेंडेंट रूब्रिक भी है, जो कि हमको अदर मेडिसिन में भी मिल सकता है, कैलकेरिया भी इसके अंदर है। तो माइंड एक्सक्लूसिव टू और माइंड इंडिपेंडेंट हम उस इंसिडेंट से भी निकाल सकते हैं। फिर जो एक रूब्रिक पिकअप किया था किसी ने क्या था वो? 1 मिनट। माइंड ड्वेल्स ऑन पास्ट अकरेंसेस। हाँ, ड्वेल्स ऑन पास्ट अकरेंसेस में क्या होता है कि पुरानी बातों में ही दिमाग घूमता रहता है पेशेंट का। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में ये बात चले ही जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ था कि क्योंकि उनकी मदर इन लॉ ने ऐसा बोला, तो उनको गिल्ट की फीलिंग राइज हुई, इस वजह से वो ऐसा करने लगी, वो उनको ऐसा फील हुआ। जो ड्वेल्स ऑन पास्ट अकरेंसेस में होती हैं मेडिसिन्स, वो तो उसी में ही रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्सिनोसिन भी है, तो वो जो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन है उनका, उससे वो बाहर ही नहीं आ पाती। जैसे एंटीमोनियम एंटीमोनियम का कोई सॉल्ट भी है इसमें, तो वो लोग इससे पास्ट अकरेंसेस से बाहर ही नहीं आ पाते, उनके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती है। ये ऐसी नहीं है, ये वैसे जो इनका टाइम है उसमें मजे ही मारती हैं ये। जैसे कि आप देखा कि हमने जिमिंग पे जाना, जिमिंग पे 1 डेढ़ घंटा जाना, पूरा ध्यान रखना खुद की हेल्थ का, और बच्चे की हेल्थ के लिए इतनी एंग्जायटी है, तो किसके पा कौन कर सकता है? जो फ्री होगा, जिसके पास समय होगा वही कर पाएगा ना। जो ड्वेल्स ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस में होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हम उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। हमारा दिमाग वहीं फँसा रहता है। मैटरम्यूर में भी खतरनाक फॉर्म में जब एक केस में मिला था, तो उसमें ये था कि वो जैसे ही मैं उस पर्सन को देखता हूँ ना, तो वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ मुझे सब याद आ जाता है, फ्लैशबैक पूरा आ जाता है मेरे सामने, तो इसी वजह से वो माफ़ ही नहीं कर पाते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिर हमने लिया है रिप्रोचिंग अदर्स। रिप्रोचिंग अदर्स क्यों लिया? क्योंकि हमको निकालना तो ये था कि उन्होंने खुद पर क्या गिल्ट लिया है, खुद की क्या कमी मानी है। लेकिन जब हम उनके गिल्ट के ऊपर गए और इवेंचुअली हमको क्या देखने को मिला कि वो बोलती हैं कि उनकी मदर इन लॉ के बिहेवियर की वजह से, उनकी मदर इन लॉ के सुनाने की वजह से और व्यवहार की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाईं। तो उन्होंने जो खुद का गिल्ट था उसका अल्टीमेटली रीज़न किसको पता है? किसी और को। और रिप्रोच का मतलब क्या होता है? कमी निकालना, कोसना। यहाँ पे रिप्रोचिंग अदर का मतलब क्या है? दूसरे को कोसना, ठीक है? और लास्ट है माइंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिकेशन। तो सेल्फ डेप्रिकेशन वाले पोर्शन को एक तरफ रखते हैं, पहले कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को उठाते हैं हम। तो इन्होंने क्या बोला कि जब इनके हस्बैंड यहाँ से चले गए, तब इनका कोई सपोर्ट नहीं था, कोई साइड लेने वाला नहीं था। तो इनको चाहिए कोई सपोर्ट करने वाला, कोई इनकी साइड लेने वाला। फिर एक और पॉइंट जो डॉक्टर जागृति ने पॉइंट किया था कि अब अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो इनका क्या होगा आगे? तो इनको ये क्योंकि डिपेंडेंट है हस्बैंड पे, इनकी डिपेंडेंसी इतनी है कि उनकी हेल्थ अगर खराब होती है तो उनके बारे में तो सोचती हैं, पर ये भी सोचती हैं अगर उनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, ठीक है? और सेल्फ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि खुद को कम आंकना। तो मतलब
अगर वो नहीं हुए, अगर वो नहीं कुछ कर पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया। हम हमारी एबिलिटीज या हमारी पोटेंशियल पे हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ये इस पूरे रूब्रिक का मतलब है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है और हमारी काबिलियत इतनी नहीं है कि हम सेल्फ में सरवाइव कर पाए, या फिर हमारी आदत ये है कि हम अपनी कमी निकालते रहते हैं। ओके, ये रूब्रिक चार्ट है जो हमने लिया था। रूब्रिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखेंगे इसमें बिल्कुल बराबर से एक मेडिसिन आ रही है, नैट्रम्यूर। तो कोई ये कहना चाहेगा कि नैट्रम्यूर क्यों नहीं है इस केस में? मैं 60 सेकेंड्स, 1 मिनट रुकूंगा अगर कोई बताना चाहे तो, क्यों नैट्रम्यूर नहीं है और कैलकेरिया आपकी तरफ गए हैं हम इस केस में। अनम्यूट करके भी कह सकते हैं, चैट में टाइप ना करना चाहे तो। डिपेंडेंसी ज्यादा है शायद, इसलिए भी उनके वेरी हस्बैंड गुड। पे। राइट 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 राइट। और बिल्कुल सही पॉइंट है ये। नैट्रम्यूर इज और नॉट वन ऑफ दो। हाँ अपनी सास को प्रॉब्लम का मतलब वो बता रही कि इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी कि कैलकेरा हाँ, मतलब खुद को करता है, खुद को क्या करता है? मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है, ऐसा कि हाँ, मतलब कि किसी और के कारण हुआ। ये यूजुअली कैलकेरिया की टेंडेंसी तो नहीं है ये। हाँ, पर कैलकेरिया खुद की प्रोटेक्शन करता है, उन्होंने खुद के ऊपर नहीं लिया वो गिल्ट। वो सही कह रहे हैं आप कि जनरली तो यही होता है ना कि यार मेरे से ही गलती हो गई, इन्होंने खुद पे नहीं लिया, अपनी मदर इन लॉ पे डाल दिया। और बहुत बढ़िया बताया आपने दोनों पॉइंट्स। सर नेट्रम्यूर जनरली क्लोज्ड पर्सनालिटी टाइप उधर थोड़ा सी उस साइड में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, क्लोज्ड बिल्कुल हाँ, ये भी साइलेंट एक पॉइंट है। हाँ। साइलेंट ग्रीफ साइड में, और क्लोज्ड टाइप की बाउंड्रीज रहती है, कुछ हम्म लिमिटेशंस। हम्म मतलब मुझे अगर ये निकालनी पड़ती इन्फॉर्मेशन तो बहुत भारी पड़ जाता मेरे लिए ये निकालना। हम्म और चलिए, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। ये तीनों पॉइंट कंसीडर किए गए हैं कि नाइट्रोम्यून नहीं दी है, यहाँ पे हमने दी है कैलकेरिया का। एक दो पॉइंट और, जैसे कि रिएक्शन क्या होगा नाइट्रोम्यूर का अगर कोई उसको सुना देगा तो मदर इन लॉ की शक्ल ही नहीं देखेगी यूजुअल टाइम्स में, या फिर जब वो जवाब देगी तो ऐसा करारा जवाब देगी कि उसका कोई जवाब ही नहीं होगा। नाइट्रोम्यूर बोलता नहीं है, नाइट्रोम्यूर जब बोलता है तो बिल्कुल ऐसा जैसे मुंह में नमक ठूंस दिया हो, खारा बोलता है ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कैलकेरिया में। आप यहाँ देखेंगे किसी को भी जवाब देने की तो कोई टेंडेंसी ही नहीं रही। एंगर का हमने देखा था, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने से बड़ों के सामने। तो ये है कैलकेरिया। एंड रिएक्शन के ऊपर हो गया, ये हो गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। नाइट्रम में होता तो वो खुद ही पे लेता। पहली बात तो बताता ही बहुत मुश्किल से, जो मीर ने कहा वो भी सही है कि आसानी से निकलता ही नहीं। इन्होंने तो बहुत झट से बता दिया कि ऐसा ऐसा है, निकलता ही नहीं है नाइट्रम से। क्यों? क्योंकि नाइट्रम को पिटी लेना नहीं पसंद। उसको नहीं पसंद के सामने वाले को ऐसा लगे कि हम में कुछ कमी है, उसको बताना ही नहीं है ये। और अगर आपको वो कोई कंप्लेन बता भी रहा है और आपने यूं कर दिया, हाँ सही बात है, गलत हुआ आपके साथ, अगर उनके आंखों से आंसू छलक रहा है और आपने अपना टिश्यू ऑफर कर दिया, भाई साहब उनको अब बंद। अब नेट्रम आपको जो भी बता रहा था वो नहीं बताएगा, क्योंकि उनको नहीं चाहिए पिटी। वो रूब्रिक है फियर पिटीड ऑफ बीइंग, ऐसे करके है कि उनको नहीं चाहिए कि उन पे दया दिखाओ आप। इसीलिए वो नहीं रोते किसी के सामने। कंसोलेशन एग्रावेशन, यहाँ पे क्या हुआ, ये तो रो दी मेरे सामने ही, यहाँ पे तो कंसोलेशन चाहिए। तो ये सारे डिफरेंसेस थे नाइट्रम और कैलकेरिया में। अच्छा, कुछ और रूब्रिक्स जो कि इस केस में हो थे, पर हमने क्वालिफाइंग रूब्रिक्स या फिर डिटर्मिनेटिव रूब्रिक्स नहीं बनाए। तो माइंड हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। किसी और की भी डिजीज का ये सुन लेती हैं तो इनके दिमाग में ये चलने लगता है कि भाई कहीं हमको भी यही ना हो जाए। किसी और को हुआ है, आपको कोई सिम्टम ही नहीं है उसका, आपको कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, तो वहां तक क्यों जा रहे हो आप? हस्बैंड को एंडोकॉन्ड्रोमा हुआ है, आपको पता ही क्यों एंडोकॉन्ड्रोमा हुआ है? तो कैलकेरिया को
ये टेंडेंसी भी रहती है कि उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है कि माइंड रीडिंग अबाउट मेडिकल बुक्स, ऐसा करके एक रूब्रिक है कि मेडिकल मेडिकल बुक्स को जानने का बहुत शौक रहता है। तो उनके दिमाग में फिर वही चलता रहता है, बीमारियां चलती रहती है कि कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। एक केस था 2-4 दिन पहले ही, उनको कोलेस्ट्रॉल उनका हाई आया था और उन्होंने क्या-क्या करवा लिया, उन्होंने एंजियोग्राफी करवा ली, टीएमटी करवा ली, उन्होंने 2D एको करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया हार्ट का, जबकि ज़रूरत ही नहीं थी। और आजकल का जो प्राइवेट हॉस्पिटल सिस्टम है, वो तो चाहते ही ऐसे लोग हैं, कैलकेरियाज़ ही कैलकेरियाज़ आएँ और सारी टेस्टिंग उन पे कर दें, तो उनकी हो गई सारी। ऐसे होते हैं कैलकेरियाज़। और छोटी-सी भी इन्फॉर्मेशन की वजह से, मतलब एक केस मुझे याद है, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोविड के समय सुना था ये जो डेथ्स हो रही है हमारे आस-पास, ये इतनी ज़्यादा हो रही हैं, कहीं हमारे भी ना हो जाए, हमारे घर में किसी को ना हो जाए। एंड शी एंडेड अप हैविंग पीसीओएस। वो भी थोड़ा अच्छा-सा केस है, उसको भी प्रेज़ेंट करेंगे किसी दिन। अच्छा, माइंड थॉट परसिस्टेंट, ये ईज़ी था। ईज़ी है कि भैया दिमाग में जो थॉट रहते हैं वो निकल ही नहीं पाते हैं, मूड ख़राब हो जाता है, रोना आ जाता है, लेकिन वो थॉट नहीं निकलता है। इसके लिए जो सबसे फ़ेमस मेडिसिन्स में से एक है वो थुजा है, जिसमें हम ये लाइन पढ़ते हैं पर्टिकुलरली। लेकिन कैलकेरिया भी मेडिसिन है जिसमें ये देखने को मिलता है। वीपिंग इजीली देख ही लिया था हमने, बहुत जल्दी से रो देती हैं। एंग्जायटी डार्क और फियर डार्क, ये भी डिस्कस हो चुका है, जो कि डॉक्टर महिर ने भी मेंशन किया था कि भाई इनको क्या डर है कि रिपोर्ट नहीं करवानी, मतलब शायद ये रूब्रिक तो नहीं है, या फिर किसी और रिपर्टरी में है कि माइंड फियर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ, या फिर किसी मटीरिया का लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो डार्क में है वो इनको नहीं जानना, क्योंकि अगर वो पता चल गया और वो कुछ खतरनाक निकला तो फिर क्या होगा। और उसी तरीके से रिवर्स में लाइट डिजायर में भी एक कैलकेरिया। क्यों? क्योंकि उनको जानना है कुछ खतरनाक तो नहीं है। तो अगर अगर कोई कैलकेरिया पेशेंट आता है तो वो चाहता है कि आप उसको ऐसा बोले कि नहीं नहीं यार सब ठीक है। लाइट डिजायर, लाइट ऐसे भी कि आपने उस विषय पर प्रकाश डाला, लाइट ऐसे भी कि आपने उसको ईज़ी कर दिया, लाइट कर दिया। और हम अगर इसका एक्चुअल मीनिंग देखें तो लाइट डिज़ायर का मतलब ऐसा है कि कैलकेरिया नहीं चाहता ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे प्रॉपर लाइट ना हो, अंधेरा हो, उसको डर लगता है, चिंता होती है। और जब मेटाफोरिकल मीनिंग समझते हैं तो ऐसी डिजीज़ेज़, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका इनको नहीं पता है आगे जाके क्या होगा, कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स जनरेट करने लगती है कैलकेरिया की। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। क्लास टुवर्ड्स द एंड है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? ऑब्जर्वेशन एग्रावेशन, यस। क्या ये बताना है कि नहीं सर, वो उस समय आपने ही बोला था तब। ओके ओके, कोई क्वेश्चंस? ठीक है, 5 मिनट है, 2-3 चीजें और बता देता हूँ मैं। एक आपने इस केस में देखा होगा कि इनको बार बार चिंता किस चीज की हो रही डिसाइड थी? कैसे करेंगे कि किस रूब्रिक को हाँ, इम्पोर्टेंस देनी है और किस रूब्रिक को इम्पोर्टेंस नहीं देनी? ठीक है। देखिए, रूब्रिक्स तो बहुत सारे मिलेंगे केस में आपको, लेकिन आपको ये देखना होगा इंटेंसिटी क्या थी। जैसे ऑब्वियसली जो इशू से आपको मिला है रूब्रिक, जो उस टाइम का है, उसको तो आपको निकालना ही, अगर वो मिलता है यू कैन नॉट डिनाई दैट। सही है? सही? किसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर। हाँ, आप अनम्यूट ही रहिए, है ना? तो वो तो लेना ही है आपको, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग रूब्रिक है ही। फिर उसके अलावा फिजिकल में कोई एक जो मजबूत चीज आपने पकड़ी हो, तो क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था इसलिए यहाँ पे पैथोलॉजी वाला रूब्रिक तो उठाना ही था मैंने। अगर मान लेते हैं कोई छोटी मोटी दिक्कत दिक्कत होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हेडेक, और हेडेक है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब जैसे अगर, अरे हाँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर वो रूब्रिक खुद को क्वालिफाई करता है, मतलब उसमें कुछ पीक्यूआरएस है, जैसे कि हेड पेन पल्सेटिंग एंड लाइंग एग्रावेशन,
हेड पेन पल्सेटिंग लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एग्रावेशन या एम्बुलेशन। तो रूब्रिक खुद को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जिस साइड में दर्द हो रहा है उसी साइड में लेटने पे पेन बढ़ता है या घटता है, कम मिलेंगे। लेकिन हेड पेन पल्सेटिंग है सिर्फ, या फिर मेरा सर फट रहा है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट रूब्रिक एंड दिस डज नॉट क्वालिफाई इटसेल्फ एज अ PQRS, क्योंकि कुछ रेयर नहीं है, तो नॉर्मल ही है, जो सभी को होता है। तो जब हमको कुछ PQRS मिलता है जो कि हमको ऐसा लगता है कि या तो ये absurd है कि यार ये क्या बोल दिया, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ अलग बोला है, उसको जरूर उठाइए, पहली बात। दूसरी बात मैंने वो बताई थी, जो इशू से आप अगर ले पाते हैं रूब्रिक मेंटल्स में, वो जरूर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग एग्रावेशन लिया था, तो आपने देखा उन्होंने कितना कितना जोर देके बताया कि ना तो कार से जा सकती हूँ, घंटा भर ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, बस से भी नहीं जा सकती हूँ, बस ट्रेन से ही सिर्फ ट्रेन से ट्रैवल कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊबड़ खाबड़ रहती है सड़क या फिर जो पैक्ड एनवायरनमेंट रहता है, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वहां पे वर्टाइगो और वॉमिटिंग हो जाती है। तो अभी के लिए मैं यही बता सकता हूँ, बाकी तो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें, कि अगर कोई रूब्रिक जो कि पिक्यूलियर है, रेयर है, पुअर है, जो कि आपको देखने को नहीं मिलता है इजीली, जो कि आपको लगे कि यार ये तो कुछ अनकॉमन है, हर कोई पेशेंट ये नहीं बोलता, उसको लीजिए। माइंड से उस रूब्रिक को उठाइए जो कि आपको पर्टिकुलर स्ट्रेस से मिलता हो, और फिजिकल्स में वो फिजिकल उठाइए जो कि आपको हाई इंटेंसिटी में मिले। प्लस अगर पैथोलॉजी है जो कि ग्रीवियस है तो जरूर उठाइए। हाँ बताइए, कुछ और कह रहे हैं तो? Sir, thank क्या you. मैं सेटिस्फाई कर पाया आपको इस आंसर Yes, से? sir. है ना? नहीं Yes, तो sir. नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें इस पे भी बात कर लेंगे, ठीक है? Sure, sir. Thank you. ओके, थैंक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन तनसीम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? तस्नीम, सॉरी, तस्नीम। हाँ, सर एक क्लास क्योंकि मेहर तो, सर हाँ एक कोई हाँ, सेशन थर्मल्स के लिए शेड्यूल कर दीजिएगा सर, छोटा सा कुछ हो 40-45 मिनट्स, किस तरह से कंफर्म किया जाए चिलिंग यार या थोड़ा सा कुछ उसका। वो तो वो छोटा ही होगा, 5-10 मिनट का हाँ होगा, तो वो तो किसी सेशन में बता सकते हैं। तो हाँ सर, या तो मतलब फिर जैसे कि क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप खाना किस तरीके का खाते हैं, चाय कितनी जल्दी पी लेते हैं, जी जी कि मतलब आपकी भरी रह जाती, वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो कभी कभी किसी केस में थर्मल इंपॉर्टेंट होगा ना, जी तो सर। वहां पे मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा 5-6 ओके सवाल जो ओके भी। सर, ठीक ओके है, सर। ठीक है, चलिए टाइम भी हो ही गया है। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस थैंक एंड यू आई सर। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू। और आप लोगों को जैसा भी लगा वो जरूर ग्रुप में आप कन्वे कर दीजिएगा। कोई और सजेशन हो तो वो भी जरूर लिखिएगा ग्रुप पे। ओके, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।